नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी नदी के सफर पर जो सिर्फ पानी की धार नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और इतिहास का संगम है। ये कहानी है ताप्ती नदी की। एक ऐसी नदी जिसकी एक नहीं बल्कि दो पहचान है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ताप्ती सिर्फ एक नदी नहीं है, वो एक देवी भी है। एक तरफ वो पुराणों में पूजी जाती है, तो दूसरी तरफ वो भारत के नक्शे पर बहती हैं और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाती हैं। तो चलिए आज ताप्ती के इन दोनों ही रूपों को जरा करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ताप्ती के देवी वाले रूप की। उनकी कहानी ना हमें पुराणों में मिलती है और ये कहानी उन्हें सीधे सीधे सूर्यदेव से जोड़ती है। ये जो नाम है ना ताप्ती, ये संस्कृत से आया है, जिसका मतलब है गर्मी या तपन। और पौराणिक कथाओं की माने तो वो सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की बेटी हैं। कहते हैं कि सूर्यदेव ने अपनी ही गर्मी, अपने तेज को काबू में करने के लिए ताप्ती को जन्म दिया था। और एक और दिलचस्प बात, वो न्याय के देवता शनिदेव की बहन भी हैं और ये कनेक्शन उनकी कहानी में बहुत अहम है। अब सवाल ये उठता है कि एक देवी नदी कैसे बन गई? तो इसके पीछे ना प्रेम और करुणा की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। देवी ताप्ती ने धरती के एक राजा संवरण से शादी की और उनके साथ स्वर्ग चली गईं। लेकिन करीब 12 साल बाद राजा के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। लोग तड़प रहे थे। ये सब देखकर देवी ताप्ती से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव से आज्ञा ली और लोगों की मदद के लिए खुद को एक नदी के रूप में बदल लिया, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए धरती की प्यास बुझा सकें। और इसीलिए ताप्ती सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। उनका जिक्र महाभारत और स्कंद पुराण जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में भी मिलता है। कहते हैं कि उनके भाई शनिदेव ने उन्हें ये वरदान दिया था कि जो भी ताप्ती में डुबकी लगाएगा उसे शनि के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और इसी वजह से उनकी पवित्रता के कारण उन्हें आदि गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गई पौराणिक कहानी, लेकिन अब देखते हैं कि असल में धरती पर ये दिव्य नदी बहती कहाँ है। तो अब हम चलेंगे ताप्ती की असल यात्रा पर, उसकी भौगोलिक यात्रा पर, जो सेंट्रल इंडिया से शुरू होकर अरब सागर में जाकर खत्म होती है। तो देखिए, ताप्ती नदी निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से। और एक बहुत खास बात, भारत की ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, लेकिन ताप्ती पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। इसका सफर है करीब 724 किलोमीटर का, जो 3 राज्यों से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और आखिर में ये खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है। ताप्ती अकेली नहीं है, उन्हें अक्सर नर्मदा नदी की जुड़वा बहन या दासी भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं और सतपुड़ा की पहाड़ियों के दोनों तरफ एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। नर्मदा उत्तर में तो ताप्ती दक्षिण में, बिल्कुल 2 बहनों की तरह जो साथ साथ समंदर की तरफ जा रही हों। अब देखिए, कोई भी बड़ी नदी अकेली तो बहती नहीं है। ताप्ती के साथ भी ऐसा ही है। उसमें पूर्णा, गिरना और अनेर जैसी कई छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। ये सब मिलकर इसका एक बड़ा सा बेसिन बनाती हैं और पूरे इलाके को जिंदगी देती हैं। लेकिन एक नदी की ताकत एक 2-धारी तलवार जैसी होती है। जो ताप्ती जीवन देती थी, वही जब गुस्से में आती, जब उफान पर होती, तो अपने किनारों पर बसे गांवों में तबाही मचा देती थी, बाढ़ ले आती थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस देवी की अपार शक्ति को आज के विज्ञान की मदद से काबू में कैसे किया जाए। और बस यहीं से ताप्ती की कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। एक नया अध्याय शुरू होता है और ये अध्याय है मॉडर्न इंजीनियरिंग का। ये कहानी है काकरापार और उकाई प्रोजेक्ट्स की, जिन्होंने इस नदी के बहाव को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसकी शुरुआत हुई 1950 के दशक में, जब बाढ़ को रोकने के लिए काकरापार में एक छोटा सा बांध, एक वियर बनाया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली और बड़ा बदलाव आया 1964 में, जब विशाल उकाई डैम पर काम शुरू हुआ और ये डैम 1972 में जाकर पूरा हुआ। अब जरा इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बीच का फर्क देखिए, कितना बड़ा है। एक तरफ काकरापार वियर जो सिर्फ 14 मीटर ऊंचा था और दूसरी तरफ उकाई डैम जो 105 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। उकाई डैम सिर्फ बाढ़ ही नहीं रोकता, बल्कि इससे 300 मेगावाट बिजली भी बनती है। इसे वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये जो उकाई डैम है ना, ये एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। मतलब एक प्रोजेक्ट फायदे अनेक। इसका करीब 40% हिस्सा बाढ़ को रोकने के लिए है, 40% सिंचाई के लिए जिससे लाखों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता है, और बचा हुआ 20% गुजरात के घरों और कारखानों को बिजली देने के काम आता है। देखा, एक बांध और 3 बड़े-बड़े समाधान। लेकिन रुकिए, ताप्ती के इलाके में पावर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पानी से बनने वाली बिजली के अलावा इसी इलाके में एक नई और इससे कई ज्यादा ताकतवर एनर्जी का जन्म हुआ, और वो थी न्यूक्लियर एनर्जी, यानी परमाणु ऊर्जा। जी हाँ, ताप्ती के किनारे ही काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन भी है। और जब बात न्यूक्लियर पावर की होती है तो सेफ्टी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। यहाँ के जो नए 700 मेगावाट के रिएक्टर्स हैं, उनमें कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं, जैसे कि कंक्रीट की डबल दीवार, एक इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम और एक ऐसा खास सिस्टम भी है जो बिजली चले जाने पर भी रिएक्टर को अपने आप ठंडा रख सकता है। तो अब हम ताप्ती की कहानी के दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। देखिए, एक तरफ तो वो सूर्य की बेटी हैं, एक देवी हैं, और दूसरी तरफ वो आज की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता कमाल है। ताप्ती सिर्फ पौराणिक कहानियों और बड़े-बड़े बांधों की ही गवाह नहीं है, उसने तो अपनी आंखों से इतिहास को बदलते हुए देखा है। इसी नदी के मुहाने पर सूरत में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो उतरे थे और जहांगीर से मिले थे, और इसी मुलाकात के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला। सोचिए, एक ऐसी घटना जिसने भारत का पूरा भविष्य ही बदल दिया। तो आज ताप्ती क्या है? वो एक ही समय में आस्था का केंद्र भी है और तरक्की का इंजन भी। वो एक पवित्र देवी है जिनकी लोग पूजा करते हैं, और साथ ही वो एक लाइफलाइन भी है जो खेतों को पानी और घरों को बिजली देकर लाखों लोगों की जिंदगी रोशन कर रही हैं। ताप्ती की ये जो दोहरी पहचान है ना, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे हम तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम अपनी इन पुरानी नदियों को सिर्फ एक रिसोर्स, एक संसाधन के तौर पर देखेंगे, या फिर उनकी वो जो दिव्य पहचान है, जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है, उसे भी जिंदा रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।